नमस्कार। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है वैभव सिंह जी। इनकी मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊं। इट्स सच एन ऑनर फॉर मी कि इन्होंने समय निकाला मेरे लिए। वैभव जी नमस्कार। नमस्ते पायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। वैभव जी पहले तो आप ये बताइए, मैं लिंक्डइन पे गई, मैं कहीं भी आपके बारे में सर्च कर रही थी, मैंने कहा देखती हूँ मैं कैसे इंट्रोडक्शन करूं, पर आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। आपने ये लिखा है डिफेंसिव ऑफेंस। इसका क्या मतलब है? आपकी नाम के नीचे हर जगह लिखा जी एक्चुअली मेरा चैनल है वो यूट्यूब के ऊपर। और है। अच्छा। ये मैंने शुरू किया था। इंडिया का पहला जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर पहला चैनल था ये, जी। डिफेंस ऑफेंस। और आम भाषा में, आसान भाषा में, आम इंसान को समझ में आए जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए बनाया था। क्योंकि आपको पता है, न्यू दिल्ली का जो एलीट सर्कल है, उस एलीट सर्कल की ना, मतलब कुछ बीमारियां हैं। तो उन बीमारियों में एक बीमारी ये थी कि आम इंसान का क्या लेना देना इन हाँ। जो पॉलिटिकल अफेयर्स या इंटरनेशनल। अब ये पान वाला बताएगा, अब ये टैक्सी वाला बताएगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्यों नहीं बताएगा भाई? वो देश का प्रधानमंत्री डिसाइड कर सकता है, देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, रेलवे मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है। वो ये जो बाबू लोग जो बैठ करके पंचायत करते हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, उनकी सैलरी के लिए अपना टैक्स पे कर सकता है। तो आप वो फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? वो उस पर अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे सकता? तो माय आइडिया वाज कि एक जो एलीट ग्रुप बना हुआ था, जो इंग्लिश में बात करते थे, बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज की, जी मल्टीपोलैरिटी, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, हाँ, इस तरह के जो वर्ड्स यूज करके आम इंसान को बेवकूफ बना देते, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया कि लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड लेट्स टॉक टू द पीपल इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। ठीक है? और विदेश नीति कोई ऐसी नीति नहीं है जो कि आम इंसान को समझ में नहीं आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? दुनिया चलती है, एक घर के अंदर की जो राजनीति होती है, ठीक है, एक देश के अंदर की जो राजनीति वैसे होती है, वैसे ही दो चार देशों के बीच के आपस की राजनीति होती है। तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो है अपनी कंपल्शंस होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अपनी कंपल्शंस होती हैं। ठीक है? यहाँ पे दोस्ती अलग तरीके से निभाई जाती है, वहां पे अलग तरीके से निभाई जाती है। मतलब जी। बेसिक्स तो सबके सेम ही है ना। मतलब अब नीतीश कुमार कभी ऑपोजिशन में भी जा सकते हैं और कुछ मुद्दों पे साथ भी आ सकते हैं, कभी एलआई भी हो सकते हैं, कभी ऑपोजिशन में। कभी ममता बनर्जी भी बीजेपी एनडीए की एलआई थी वाजपेयी जी हम्म। की गवर्नमेंट में, आज जो है कि विरोध में है। तो इसमें देश भी होते हैं, अलग अलग देश हैं। कभी अफगान तालिबान इंडिया के बिल्कुल एंटी था, आज अफगान तालिबान इंडिया का दोस्त है। तो हम्म। जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते, वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नहीं होते, जियो पॉलिटिक्स में भी नहीं होते। तो जी। ये सारी बेसिक सी चीजें थी जो आम इंसान की पहुंच से बाहर थी। तो डिफेंस ऑफेंस पे हमने ये शुरू किया कि आम भाषा में लोगों को बताना। फिर तो बाद में बहुत सारे चैनल्स बन गए, अब तो बहुत ही हो गए। बट हम्म। कम से कम और जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरे ज्यादातर दोस्त जो यहाँ पे थिंक टैंक्स में थे या मीडिया में थे, दे ऑल वर लाइक कि यार तुम ये क्या सुसाइडल काम शुरू कर रहे हो, कौन देखेगा इंडिया में? कभी कोई जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स सुनता है क्या? मैंने कहा यार, आपने कभी उनकी उनकी भाषा में कभी आपने उनसे बात ही नहीं की, कभी आपने उनको ऐसा कंटेंट ही नहीं दिया। जब आपने कंटेंट नहीं दिया, गलती आपकी है, दोषी आप फिर अब जनता को बना रहे हो, व्यूअर्स को बना रहे हो कि यार व्यूअर्स ही जाहिल है, वो वही नहीं देखना चाहते। ठीक है? सो हमने जब किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं चलेगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट चला। इट टर्न्ड आउट टू बी विद इन द फर्स्ट ईयर, मुझे याद है, सिंस वी स्टार्टेड, मेरे ख्याल से पहले साल में ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो गया था, दूसरे साल में 1.5 मिलियन, अगले 6 महीने में हो गया। ठीक है? फिर मतलब वो फिर बीच में 1-2 साल का गैप आया, बिकॉज मेरे माय फादर वाज नॉट डूइंग वेल, तो आई हैड टू रन अ लॉट। तो उसकी वजह से काफी गैप भी बहुत आया। बट नाउ वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट 2 मिलियन। तो अभी क्या वाह। है कि ये जो एक ऑब्सेशन है ना लोगों का, जो एक सेल्फ राइटियसनेस है कि यार वी आर द मिस्टर नो ऑल, हम ही जानते हैं जनता को क्या, हम बताएंगे जनता को क्या सुनना चाहिए, वी विल डिसाइड व्हाट पीपल शुड नो, वी विल डिसाइड व्हाट पीपल शुड डिस्कस। तो मैंने कहा यार, ये देश की जनता बड़ी होशियार है, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सो दैट वाज द बैकग्राउंड जब हमने डिफेंस ऑफ शुरू किया। एंड टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग गुड टिल नाउ। या, मैंने ना जब मैंने आपको मैसेज किया कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगी, तो मैंने ना फिर क्वेश्चंस लिखे, क्योंकि मैं भी एक ले पर्सन की तरह, एक सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, आई से कंट्री, अपने देश की तो हूँ, पर वर्ल्ड की भी एक पार्ट हूँ वर्ल्ड का।
तो मैंने कहा मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन सुनी, तो मैंने लिख लिख के सारे क्वेश्चन लिखे, तो वो मैं एक एक पढ़ूंगी आपके लिए ठीक से करके। अच्छा, तो थैंक यू। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए, ईरान फर्स्ट कंट्री था जिसने इसराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया, पर आज हम्म। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर चाहते हैं, ऐसा क्यों? आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, इसराइल ईरान को नहीं खत्म करना चाहता, ठीक है, ईरान इसराइल को खत्म करना चाहता है। लेट्स सेट द स्टोन हाँ। राइट। इसराइल ने कभी नहीं कहा कि हम ईरान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हम ईरान में जितने शिया रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, हम इन सबको मार देना चाहते हैं। हम ईरान की धरती को जो है, इन जो गंदे और घटिया मुसलमान हैं, हम इनसे वो क्लीन कर देंगे। ये भाषा किसकी है? ये ईरान की भाषा है। ईरान ये कहता है कि हमें इसराइल में जितना भी जो जूइश स्कम जो है, हम उससे क्लीन करेंगे, और ये जितने भी जायनिस्ट बैठे हुए हैं, हम इनसे पूरा इसराइल साफ कर देंगे। वो इकलौता देश है जो पब्लिकली ये ओन करता है, स्टेटमेंट देता है कि हम तो न्यूक्लियर बम बना ही इसीलिए रहे हैं कि हमें इसको इसराइल पे मारना है। ठीक है, मतलब हैज एवर पाकिस्तान सेड एनी सॉर्ट ऑफ सच वर्ड्स, और इंडिया ने कभी ये कहा है, इंडियन स्टेट के किसी सीनियर ऑफिसर ने, कि भाई हमने तो बम बनाया ही इनके ऊपर मारने के लिए? मतलब इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज किए जाते। ईरान तो इकलौता देश है दुनिया में जो पब्लिकली बोलता है। नॉर्थ कोरिया भी ये नहीं बोलता कि हमने तो बम बनाया ही जापान पे और अमेरिका पे मारने के लिए। ठीक है, उनको दुनिया को पता है कि वो किसके खिलाफ यूज करना है उन्होंने, बट दे डोंट से इट पब्लिकली द वे ईरान डज। ठीक है, तो ये जो ईरानियन जो जिहादी रिजीम है, और उस जिहादी रिजीम का जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है 1400 साल पुराना, वो उसको पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और देखिए शाह ऑफ ईरान एक देखिए शाह ऑफ ईरान के बिना अपने बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ही वॉज ट्राइंग टू बी प्रो अमेरिका होने में उन्होंने बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए हैं। जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर हो रही थी 1971 की या 65 की, तो उन्होंने कहा है, शाह ऑफ ईरान ने कह दिया कि भाई आप अपने जहाज जो है वो ला करके आप हमारे यहाँ पे खड़े कर दो ईरान के अंदर, सो दैट इंडिया कैन नॉट बॉम्ब देम। तो एंड आप हमारी जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का, आप ये खाली कर लो और आप लेकर के। तो इंडिया में जो एक ये है ना कि जी ईरान, शाह का ईरान बहुत प्रो इंडिया था, या ये जो ईरान की रजीम है ये बहुत प्रो इंडिया है। प्रो इंडिया ना वो थे, ना प्रो इंडिया ये है। अ, चाबहार पोर्ट है, आप मुझे बताइए, चाबहार पोर्ट इतने सालों से बन रहा है, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ईरानियन साहब को करने नहीं दे रहे। उन्होंने उसको एक बार्गेनिंग चिप बनाया हुआ है आपके खिलाफ, कि जब आपसे आपका हाथ मरोड़ना होता है, आपसे कोई चीज निकलवानी होती है, आपसे कोई वेस्टर्न प्रेशर को रजिस्ट कराना होता है, तो आप कह देते हैं ठीक है आप यहाँ पे काम शुरू कर लो चाबहार पे। जैसे उनका मतलब निकलता है, वो कुछ ना कुछ लीगल लकूना कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर उसको रोक देते हैं काम को वहां पे। तो उन्होंने इसराइल की, ईरान की, आप अब जो खमैनी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आज तक कश्मीर के ऊपर, क्या हमको नहीं पता उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? ईरानियन स्टेट का जो पर्सपेक्टिव है उस जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, वो क्या हमको नहीं पता है? इसराइल इकलौता देश है जो हमारे साथ में खड़ा रहा है हमेशा, गोल्डा मेयर के टाइम से लेकर के आज तक। गोल्डा मेयर ने 71 की वॉर में आपकी हेल्प करी, इसराइल ने कारगिल के वॉर में आपकी हेल्प करी, और ये दो ऐसे वाकये थे, ऐसे मौके थे जहां पे आपकी हेल्प करने वाला कोई दूसरा कंट्री नहीं था। नॉट अ सिंगल कंट्री वॉज विलिंग टू हेल्प यू। दोनों समय, दोनों वक्त वो खड़े हुए आपकी हेल्प करी उन्होंने। सो ये जो ईरान के अंदर जो जितनी भी रेजिम्स रही है, वो कभी भी प्रो इंडिया नहीं रही है। और आप मेडिवल हिस्ट्री में चले जाए ना, तैमूर फलाने ठिकाने जितने भी आए, आप तब से जी। चले आए। ईरान से कब कोई अच्छी खबर आई है इंडिया में, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, एवरी न्यूज दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम पर्शिया हैज बीन अ बैड न्यूज एंड अ हॉरिबल न्यूज। तो अब इंडिया में अजीब से कुछ लोग हैं, दिमागी मरीज हैं, या पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, या करंट सिनेरियो नहीं देखते। आप मुझे बताइए ना कि आप, अच्छा ठीक है चलिए, आपको इसराइल नहीं पसंद ना, कोई बात नहीं, आपको ईरान बहुत पसंद है, ठीक है। इंडिया में मेजोरिटी मुसलमान कौन है? सुन्नी है। माइनॉरिटी मुसलमान कौन है? शिया है। सेकंड मेजोरिटी है मुसलमानों में। जो इसराइल की लड़ाई है, वो लड़ाई क्या, सॉरी, जो ईरान की लड़ाई है, वो लड़ाई क्या सिर्फ इसराइल पर रुक जाएगी? इस देश का एक सुन्नी मौलवी, एक सुन्नी मौलाना कुरान को हाथ में रख करके ये कसम खा के बोले, कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं कि अगर इसराइल खत्म हो गया तो ईरान की लड़ाई खत्म हो जाएगी वेस्ट एशिया में। एक नहीं खाया कसम, क्योंकि इन सबको पता है ये सारे झूठे और मक्कार लोग हैं।
ये कैमरे पे बैठ के, टीवी चैनलों पे बैठ के ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर से ये सारे खुश हैं। जो मार्को रूबियो ने कहा ना कि a lot of these countries that talk bad about our initiatives against Iran हम्म, talk something very different when they talk behind the camera। ठीक है। तो ये जितने भी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी सपोर्ट कर रही है इसराइल को, बिकॉज उन सबको पता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, उसके बाद जो सक्सेशन की लड़ाई हुई, ठीक है, जो जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स सो कॉल्ड जो थे उनके, और जो प्रोफेट मोहम्मद की फैमिली थी, जो अली और उसके जो बच्चे और उनकी जो फैमिली, जो ब्लड लाइन थी, उनको जो उनके सपोर्टर्स थे, जो शिया या अहले तशी कहे जाते हैं, तो ये सारे के साथ इन दोनों के बीच की लड़ाई है। तो जो सुन्नी वर्ल्ड है वो अबू बकर, उस्मान और उमर के साथ उनको फॉलो कर रही है, उनको मान रही सक्सेसर। ये अली और अली की जो जनरेशन थी, उसके बाद जो इमामत आई, वो उसको मानने वाले हैं। तो जो शिया मुसलमान हैं, वो आज तक इस बात को, फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि हाउ कैन सुन्नीज बी द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क। प्रॉफिट हम्म, मोहम्मद की और काबा की जो पोजेशन है, उसके जो कस्टोडियन है, वो मोहम्मद बिन सलमान कैसे हो सकता है? वो सुन्नी कैसे हो सकते हैं? वो उन खलीफाओं को मानने वाले कैसे हो सकते हैं? सो ये जो आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना चाह रही थी, तो जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, वो 1400 साल पहले से आएगा फिर, बिकॉज दिस फाइट इज द फाइट फॉर फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबा एंड मदीना। ओके। ठीक है। इसराइल इज जस्ट इन बिटवीन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल वो रास्ते का रोड़ा है, क्योंकि आप काबा और मदीना पहुंचने से पहले आपको जेरूसलम पहुंचना है, आपने मस्जिद अल अक्सा पहुंचना है। तो आप जब मस्जिद अल अक्सा पे कब्जा करेंगे, यानी जेरूसलम पे कब्जा करेंगे, यानी इसराइल की राजधानी पे कब्जा करेंगे, यानी कि आप इसराइल पे कब्जा करेंगे, तभी तो आप वहां से आगे जाएंगे ना। सो हम्म, दिस एंटायर फाइट, ये जो एक एक करके इन्होंने अपने पपेट रिजीम्स बिठाई, अपने जो मिलिशिया ग्रुप्स इन्होंने बनाए, आप देखिए, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो लीबिया में हो, चाहे वो लेबनान में हो, ये उधर से जो पूरा वो जो सीरीज चलता हुआ आ रहा है, और अब हमास तक, यानी पैलेस्टाइन तक पहुंच गए हैं। ठीक है। ईरान कहाँ पे है? ठीक है। गाजा और जेरूसलम कहाँ पे है? तो ईरान से लेकर के गाजा तक उन्होंने अपने कितनी प्रॉक्सीज बिठाई हुई थी, चाहे वो हिजबुल्ला की शक्ल में, चाहे वो हमास की शक्ल में, चाहे वो सीरियन में जो गवर्नमेंट थी, रजीम थी बशर अल असद की, उसके उसमें, या जब ये सद्दाम हुसैन गिरा तो उसके बाद जो इराकी मिलिशिया इन्होंने खड़ी करी, उसके उसमें, या लिबिया में उन्होंने जब गद्दाफी गया, ठीक है, तो सद्दाम, गद्दाफी, इन सबके मरने के बाद जो उन्होंने वहां पे मिलिशियाज बनाए और अपना इन्फ्लुएंस वहां से बढ़ाते 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 ये जो बिल्कुल जेरूशलम तक लेके आए हैं, तो नाउ द अरब्स आर पैरानॉइड। ठीक है। उनको उनको ये है कि यार ये यहां तक आ गए, एंड द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इज इजराइल। हम्म, तो और सऊदी अरेबिया में नॉर्थ में इधर अपनी मिलिशिया लेके आ रहे हैं, और साउथ से इन्होंने हुथीस को तैयार किया हुआ है, उनको हाँ, मिसाइलें दी हुई हैं। सो नाउ दिस इज अ थ्रेट दैट द सऊदी रॉयल फैमिली अंडरस्टैंड्स। द द क्लरिक्स, जो उलेमा है, जो मौलवी मौलाना है वहां के, उनको समझ में आती है ये चीजें। ये हमारे यहाँ पे जो पंजा सटाने वाले हैं, इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये इनको तो ये है ना कि भाई आप मुसलमान हैं और सामने यहूदी है, तो बस खड़े हो जाओ। जैसे आईसिस के लिए लड़ने की बात हुई, तो यहाँ से कितने गए? इनसे टॉयलेट ही साफ कराया, इसे लड़ने नहीं दिया गया इनको वहां पे। वहां पे टॉयलेट ही साफ करवाया, लेकिन पूरे इंडिया से गए कि नहीं लड़के गए वहां पे। सो इनको जब भी इस तरह कोई चीजें उठती है ना कि यार इस्लाम की लड़ाई हो गई है, हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई हो गई, यहूदियों के खिलाफ लड़ाई हो गई है, कुफार के खिलाफ, मुशरिकीन के खिलाफ लड़ाई हो गई है, तो ये तुरंत को लगता है कि एक हालत दिमाग में आता है ना, यार ये तो मतलब टिकट टू जन्नत हो गई अब तो ये। अब तो हम फटाफट अब पहुंचेंगे, हम इतना शॉर्टकट कहाँ मिलेगा कि हम कुफार से लड़ते हुए, यहूदियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वो जो कहानियां, किस्से बचपन से सुनते आ रहे हैं मौलवियों के मुंह से, ठीक है, अपनी हदीसों में और अपने अलग अलग जो रिलीजियस हमारे टेक्स्ट है उनमें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी वहां की जंगे बदर में जंग हुई और उसमें इतने ये शहीद हो गए, वो शहीद हो गए, और सारे जन्नती थे, और जितने सहाबा थे उन्होंने ये फलाना जंग लड़ी। तो इनके दिमाग में वो एक वो मतलब इन्फैचुएशन है उनके दिमाग में, और जैसे ही वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तैयार हो जाते हैं। इसलिए जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो आई वॉज ऑन अ टेलीविजन प्रोग्राम, तो उस पर मैंने इंडिया टीवी पे एक शाम को 6 बजे कार्यक्रम आता है, कॉफी पे कुरुक्षेत्र।
हम्म। तो उस पे मैंने वो ये बात मैंने कही थी, मैंने कहा था कि जिस दिन इमाम खमेनी जो है ये ऑर्डर कर देगा ना कि यार मेरे को हिंदुस्तान से 10 लाख शिया चाहिए जो आकर के हमारे लिए लड़े, मैंने कहा वो 10 लाख बोलेगा, यहाँ से 50 लाख जाएंगे। मैंने कहा ये गारंटी आप मेरे से लिख के ले लो। वो 10 लाख बोलेगा ना, यहाँ से 50 लाख जाएंगे। सो आई सेड कि दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी इजिली। ठीक है, वो आप हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन दे विल फाइट। और एक तो शिया इस्लाम में आपने एक शहादत का एक वो बनाया हुआ है, मकाम बनाया हुआ है कि भाई अली भी शहीद हो गए, उनके बच्चे हसन और हुसैन भी शहीद हो गए, और ये फलाना करबला की जंग हुई, वहां पे तो करबला की मिट्टी आज तक लाल है। तो एक शहादत का एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में भरा गया है, शियाओं के दिमाग में। तभी तो आप देखती है ना कि वो जो टीवी पे इंटरव्यूज आ रहे थे, एनडीटीवी पे आई गेस था, कि वो कह रहा था कि मेरा बच्चा जो है वो अगर ईरान में शहीद हो गया तो मैंने उसको हाँ। बोला बेटा इससे अच्छी चीज क्या होगी कि तुम ईरान में शहीद हो जाओ। तो ऐसे से तो हाँ। हमारे यहाँ पे माँ बाप हैं, आप बताइए। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि 1400 साल का अनफिनिश्ड बिजनेस है, इजराइल इज जस्ट इन बिटवीन दैट अनफिनिश्ड बिजनेस, और दैट इज द रीजन वाई जो भी मिसाइल्स आती हैं, जो भी हमले होते हैं वहां से जो ईरान से होते हैं, वो सबसे पहले जो अरब कंट्री उनको काउंटर करती है रास्ते में, वो जॉर्डन है। जॉर्डन की हम्म। एयरफोर्स काउंटर करती है उसको। हाँ। जॉर्डन क्या धंधा है इसराइल में बम गिरे ना गिरे, बट दे काउंटर इट बिकॉज दे ऑल्सो रियलाइज। एंड भाई द वे जो जॉर्डन की रॉयल फैमिली है, दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। हाँ ठीक है। प्रॉफिट। और वो जो शरीफ ऑफ मक्का था, द मैन वाज द शरीफ ऑफ मक्का, उसके दो बेटे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ऑटोमन एम्पायर गिरा, जो शरीफ ऑफ मक्का था, ही फॉट अलोंग विद द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द टर्किश ऑटोमन एम्पायर। तो हम्म। उसको उर्दू में दौलत उस्मानिया कहते हैं। तो दौलत उस्मानिया जब टूट के गिरी, तो जो शरीफ ऑफ मक्का था या मक्का का कोतवाल था, जो उसके दो बेटे थे। एक बेटे को अंग्रेजों ने मिस्र का यानी इजिप्ट का राजा बनाया, और एक को उर्दन का यानी जॉर्डन का राजा बनाया। तो जो इजिप्ट में जो राजा बना था, उसको तो जब वहां सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आया इजिप्ट में, तो अब्दुल जमाल नासिर और इनका, तो उसको हटा दिया गया वहां पे। बाकी दूसरा जो बेटा था, उसकी फैमिली जो है वो अभी किंग अब्दुल्ला की फैमिली अभी जॉर्डन में रूल करती है। और वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, मतलब जो अच्छा सोचिए, द शरीफ ऑफ मक्का, द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, इज काउंटरिंग अगेंस्ट द मिसाइल्स ऑफ ईरान, हाँ। प्रोटेक्टिंग इसराइल। और यहाँ पे पुरानी दिल्ली दिल्ली 6 में बैठे हुए जो है वो नाराई तकबीर अल्लाह अकबर के नारे मार रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है विद पीपल, बिकॉज पढ़ने को मना कर दिया गया है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि आप मौलवी हजरात इंडिया में कहते हैं मुसलमानों को कि आप कुरान मत अकेले मत कुरान पढ़ें, आप खुद से कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। तो यू ऑलवेज, इफ यू हैव टू रीड कुरान, ऑलवेज रीड कुरान विद अ मौलवी और अ मौलाना, because only he knows कि what is the actual translation of the verses that have been quoted in the Quran। तो अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। तो ना तो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया ना कोई अब जितनी भी हदीसें हैं, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जामे तिरमिजी है, जो जितनी हदीसों की किताबें हैं, कितने मुसलमान हैं जो जो पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ा। मौलवी है वो कह देता है बैठ के कि मनसब नबी फक्तुलहू, कि जो भी प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे उसकी गर्दन काट दो। ये हदीस ना बुखारी में है, न तिरमिजी में है, न मुस्लिम में है, कोई किसी हदीस में नहीं है। एक डिस्प्यूटेड हदीस है। लेकिन इस देश का जो मौलवी मौलाना है, वो मनसब नबी फक्तुलहू का नारा मरवा देता है। वो नुपुर शर्मा की जो है गर्दन मांगनी शुरू कर देते हैं। कहीं कन्हैया लाल की गर्दन काट देंगे, कहीं किसी की गर्दन काट देंगे। तो जहालत जो है ना, जहालत एक्चुअली खत्म नहीं की गई। जहालत इस पूरे साउथ एशिया में ना मुसलमानों के अंदर डाली गई है। ये कहते हैं ना कि दौरे जहिलिया था, जब तक इस्लाम नहीं आया था अरब वर्ल्ड में, तब तक दौरे जहिलिया था। तो दौरे जहिलिया था नहीं, जो दौरे जहिलिया तो चल रहा है यहाँ पे, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर चल रहा है, और पूरे साउथ एशिया की मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर चल रहा है। बिकॉज खुद पढ़ना नहीं है, मौलवियों ने पढ़ाना नहीं है, अपने हाँ। मतलब के इनको वोट बैंक बना के रखना है, वो चल रहा है। और उनको कभी मरने के लिए कहीं वहां वेस्ट एशिया में कहीं सीरिया भेज देंगे, कभी ईरान भेज देंगे। अभी ये लड़ाई थोड़ी और लंबी चल जाती तो ईरान भी भेज देते कुछ। तो यही तो काम धंधा है। और यहाँ पे भी रह के क्या ही करना है, पंचर ही लगाना है ना। अच्छा आप हमें बताएं, ये हमने उम्मा के बारे में खूब सुना है, बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स भी इंडिया से पहले
उम्मा को रखते हैं, पर जब ईरान पर अटैक हो तो एक भी मुस्लिम कंट्री उसके साथ नहीं आई। ये तो आपने बताया कि क्योंकि उनको खुद को डर है कि ये क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि सऊदी और बहुत सारे मुसलमान कंट्रीज है तो ईरान के दो ड्रोन और मिसाइल अटैक के बारे में इसराइल को पहले ही पता करवा दिया। तो इससे मुसलमान, जो आम मुसलमान नागरिक हैं, जो आम मुसलमान हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सऊदी से नाराज नहीं होंगे या जॉर्डन से नाराज नहीं होंगे? देखिए, ये मुसलमान जो है, ये अगर इनको हज का वीजा नहीं चाहिए होता तो ये पब्लिकली गालियां देते। अभी पर्दे के पीछे गालियां देते हैं। एक मैं गर्दनों मुसलमान मतलब मौलवियों को जानता हूँ जो इंडियन टेलीविजन पे जाते हैं और गेस्ट रूम में जब बैठे होते हैं ना चैनल के, तो सऊदी अरेबिया को, मोहम्मद बिन सलमान को मां बहन की गालियां दे रहे होते हैं। इन अरबों को मां बहन की गालियां दे रहे होते हैं। लेकिन कैमरे पे जाता ही आप देखिए कैसे लेट जाते हैं बिल्कुल। रीजन क्या है? एक तो चंदे आते हैं वहां से, वो बंद हो हाँ। जाएंगे। दूसरा, वीजा मिलता है, वो बंद हो जाएगा। तो ये सबके सब बहुत नफरत करते हैं उनसे। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ का जो मुसलमान है ना, ये इसके इतना बड़ा मुनाफिक मुसलमान आपको दुनिया में बहुत कम मिलेगा। मुनाफिक बोलते हैं जो हिपोक्रेट होता है, हाँ। दोगला। ये आपको, और ये मुनाफिक शब्द मतलब पुरानिक वर्ड है, मतलब कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, या कोई गैर इस्लामिक नहीं, वरना कह देंगे इन्होंने भी शान में गुस्ताखी कर दी है। तो ये जो मुनाफिकों वाली जो हरकतें हैं ना, वो क्या होती है? एक तो आप चेहरे पे कुछ बोलिए, पीठ पीछे कुछ बोलिए, ये मुनाफिकत है। आप कहिए कि जी हम सारे के सारे मुसलमान भाई हैं, और अहमदियों कहे तो मुसलमान ही नहीं है, और फतवे सबके एक दूसरे के खिलाफ है। 72 के 72 फिरकों ने एक दूसरे के खिलाफ फतवे दिए हुए हैं कि भाई ये गैर मुस्लिम है। आप मुझे बताइए कि जितने भी देवबंदी की उलेमा हुए हैं, बड़े बड़े फाउंडर्स, ये गंगोही, नानोतवी, ये जितने भी हुए हैं, इन्होंने अ, जो बरेलवी, जितने भी जो मकतब फिक्र के जो मुसलमान हैं, या उनके जो उलेमा, उनके जो जो बाबाए कौम है उनके अलग अलग, उनके बारे में जो जो बातें लिखी हैं, मैं अभी बोल दूंगा ना, मेरे ऊपर फतवा आ जाएगा। जो वो लिख के गए हैं, जो वर्ड्स वो एक दूसरे के बारे में लिख के गए हैं, इनके बड़े, वो मैं बोल दूं आपके चैनल पे तो मेरे पास फतवा हो जाएगा। मेरे ऊपर FIR करनी शुरू कर देंगे। और वो किताबें खुद प्रिंट करते हैं, खुद अपने मदरसों में, खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते। चले छोड़ दें। खमनई के इश्क में जो है पागल हुए जा रहे हैं ना सारे के सारे सुन्नी मुसलमान इस देश में। खमनई ने एक किताब लिखी थी, ठीक है? उसमें उन्होंने जो आयशा थी, हु वॉज वाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, आयशा के बारे में जो वर्ड यूज किया है, वो वर्ड मतलब इतना ज्यादा ऑब्सीन है, इतना ज्यादा घटिया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो हम खुद भी किसी के बारे में यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो उन्होंने वो लिख के गए। और उन इमाम खमनई के जो सक्सेसर हैं, उनके लिए यहाँ का सुन्नी मुसलमान जान देने को तैयार है, और अरबों को गालियां दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप ये सोचिए, ये मुनाफिक क्यों हैं, ये दोगले क्यों हैं? इनको सारे सिविल राइट्स कहाँ मिलते हैं? इसराइल की 17% आबादी मुसलमान है। इसराइल की 17% पॉपुलेशन अरब मुस्लिम है। उनको इक्वल राइट्स हैं, उनके पास अपने सारे अधिकार हैं। उनको, वो भी IDF में सर्व करते हैं, उनको कहीं जाने में कहीं रोक टोक नहीं है, वो पूरा इसराइल में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। सारी सिविल लिबर्टीज है, दे आर इक्वल सिटीजन्स। इसराइल के अंदर आप LGBTQ, ABCD जो भी है, सब कुछ की परमिशन है वहां पर। वहां पे किसी भी चीज के ऊपर कोई आपत्ति, कोई रोक टोक नहीं है। इसराइल का वीजा यहाँ से इंडिया का, दुनिया कोई मुसलमान जाना चाहे, वीजा अप्लाई करे, चला जाए। ठीक। इनको मिडिल ईस्ट में हर जगह नौकरी मिलती है, हर जगह बिजनेस कर सकते हैं, और करोड़ों की आबादी में करते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में ये इंडिया से गए हुए मुसलमान। गाली किसको देते हैं? उनको। ईरान में क्या इनके लिए नौकरी है? नहीं। क्या ईरान में इनके लिए कोई रोजगार है? नहीं। क्या ईरान ने कभी इनके लिए कुछ किया है? नहीं। क्या ईरान ने कभी इनको 4 पैसे दिए हैं? नहीं। मरना किस लिए चाहते हैं? ईरान के लिए। क्यों? क्योंकि इसराइल से नफरत है। इसराइल से नफरत में किसी के साथ सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम हालत इंडिया में है।
जो हिंदू हेट्रेड है, उसके चक्कर में आप इनसे चाहे जो करवा लो, दे विल सपोर्ट एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हर्ट हिंदूज। ये बीफ के ऊपर ही जोक क्यों बनाएंगे, काउ स्लॉटर के ऊपर ही जोक क्यों बनाते हैं? बिकॉज दैट पेन्स एन ऑर्डिनरी हिंदू। ठीक है, सो देयर, ये जो इनका जो ये माइंडसेट है ना, दैट माइंडसेट इज वेरी डेंजरस एंड द बिगेस्ट ट्रेजेडी विद आवर कंट्री इज कि हमारी जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप मानने को तैयार नहीं होती ये चीजें। कहते हैं नहीं जी, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर के बोला कि हिंदुस्तान से एक भी लड़का जो है आईसिस के लिए लड़ने नहीं गया। आप बताइए क्या स्टेटमेंट सच है? नहीं। तो फिर खड़े होकर कह दिया उन्होंने कि एक भी लड़का नहीं गया आईसिस में। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उस समय गृह मंत्री थे, सॉरी गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कह दिया एक भी लड़का नहीं गया। कितने सैकड़ों हजारों गए, डॉक्यूमेंट्स बने हुए, फिल्में बन चुकी, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी। हाँ, या लेकिन उन्होंने खड़े होकर बोल दिया। हमारी पॉलिटिकल जो क्लास है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती इन चीजों को, क्योंकि देखिए मुसलमानों के साथ क्या है, मुसलमानों में और हमारे देश की गवर्नमेंट के जो बाबू है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स है, विच इज द बिगेस्ट कर्स ऑन दिस कंट्री इज द बाबूक्रेसी दैट वी हैव। हम्म, इन दोनों के, इस देश की ब्यूरोक्रेसी और इस देश के मुसलमानों में एक चीज कॉमन है हम्म, कि कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको ओन नहीं करना, अपनी गलती है ना, ओन नहीं करना। ठीक है, आप पाकिस्तान के मुसलमान से पूछ लीजिए कि जी आप क्या हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, कि नहीं जी कोई नहीं रहा, झूठा प्रोपेगेंडा है। अरे आप क्या लड़कियां उठा ले गए हिंदू बच्चियां, नहीं कोई नहीं लेके गया, झूठा प्रोपेगेंडा है। भाई इंडिया में आप कहिए कि भाई आप वहां काउ स्लोइंग करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन करता है, कोई नहीं करता है। ठीक है, कह देंगे अरे जी आपने वहां पे ये दंगा किया, अरे किसने कहा हमने दंगा किया, हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो घर में बैठे, सीसीटीवी की फुटेज होगी, हम्म, रिकॉर्डिंग होगी, ऑन नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आप ओन करोगे तो फिर सही या गलत का फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा, ये सही हुआ या गलत हुआ। हम्म, अगर मैंने ओन ही नहीं किया, मैंने कहा कि हुआ ही नहीं है, जो चीज हुई नहीं उसमें क्या सही गलत। ठीक है, अगर हुई है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो फिर ये भी डिसाइड होगा कि सही हुआ या गलत हुआ, फिर ये भी डिसाइड होगा कि मैं उसमें कॉम्प्लिसिट हूं नहीं हूं, फिर ये भी डिसाइड होगा कि अगर मैं कॉम्प्लिसिट हूं तो मेरी सजा क्या होनी चाहिए। तो इससे सबसे साथ जो निंजा टेक्निक है वो क्या है, ओन ही मत करो, हुआ ही नहीं जी, सब झूठा प्रोपेगेंडा है। ठीक है, अरे सब मशीन से हुआ है। जब पुलवामा में हमला हुआ था, आप बिलीव कीजिए, मैं उसके हार्डली एक 15 दिन बाद मैं कश्मीर में था, और मैं बारामूला जा रहा, मैं मतलब उधर से बारामूला जा रहा था, मेरा दोस्त है वहां पे पोस्टेड था। तो मैं श्रीनगर से निकला, गाड़ी थी, गाड़ी का ड्राइवर वहां लोकल कश्मीरी था, मैं जा रहा था, मैं से उससे बातचीत से पूछा, मैंने कहा कि यार ये पुलवामा में जो हुआ और ये तो मतलब क्या अभी अब उसका कुछ अपडेट है तुम्हारे पास यहाँ लोकल? तो मैंने कहा कि नहीं जी वो तो सब झूठा प्रोपेगेंडा है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं था उधर। हाँ, ये तो तो इनका मैंने फेल। कहा हाँ, तो मैंने कहा कि हुआ नहीं था कुछ। तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ सुनने में प्रॉब्लम हुई है, मैंने कि क्या, मैंने कि क्या नहीं हुआ, इतने वो तो झूठ बोलते हैं ना सब, वो कुछ नहीं होता मैं, क्या मेरा मामू का घर है उधर, मैं जिस दिन उधर ब्लास्ट हुआ, मैं जिस टाइम पे ये लोग बोलते हैं ब्लास्ट हुआ, मैं उधर ही खड़ा था, वहां ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, मैं गाड़ी वहां ट्रैफिक में फंसा था। ठीक है, मतलब वो मेरे से ये बातें कह रहा है, इमेजिन कीजिए। मैंने कहा टीवी पे वीडियो फुटेजेस हैं, फोटोग्राफ्स, वो सब मीडिया झूठ बोलता है। हाँ, हम्म, इंडिया आप झूठ बताइए। बोलता है, इंडिया इंडिया झूठ हाँ, बोलता है। सब झूठ बोलते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, ओन ही नहीं करना, हुआ ही नहीं जी। हुआ होगा तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि वो आदिल अहमद डार एक कश्मीरी लड़का था जिसने ये काम किया, सुसाइड बॉम्बिंग की पुलवामा की, वो इस घर का रहने वाला था, इस सोसाइटी से निकला हुआ था। फिर इन चीजों पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा ना, तो ओन ही मत करो कि हुआ ही नहीं था, सब झूठा है, बम पर फटा। पर वैभव, ये चीजें तो बहुत सारे हिंदू भी करते हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स बनी, तो मैंने कईयों को बोला आपने कश्मीर फाइल्स देखी, अरे प्रोपागेंडा है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं करते, ये हमारे सेक्युलर हिंदू भी करते हैं। अब नहीं ये बट ये आता किधर से है? जो सेक्युलर हिंदू है, तो वो तो, वो सेक्युलर हिंदू नहीं, उनको आप मतलब मैं वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, आप इडियट हिंदूज कह लें आप। ठीक है, वो वाले हिंदूज हैं। ठीक है, उनके तो सेक्युलर वक्युलर कुछ नहीं है, दे आर नॉट, नीदर दे आर सेक्युलर नॉट दे आर लिबरल, दे आर जस्ट सिंपली प्लेन इडियट्स। उनको छोड़ दें, वो यही तो ऐसे लोग होते हैं ना, यही तो मारे जाते हैं ना बाद में, यही मारे जाते हैं, रेफ्यूजी बनते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर रोते भी लगते हैं।
अपनी कब्र खुद खोदते हैं और उसके बाद आकर एक दिन कह देंगे सरकार ने हमारे लिए किया क्या है। ठीक है। संघ क्या कर रही थी, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही थी? यार संघ क्या कर रही थी मतलब क्या? मतलब संघ को कभी 1 रुपया दिया नहीं होगा जिंदगी भर, सिर्फ पेट भर के गालियां ही दी होंगी संघ को। हम्म। ठीक है, उनको प्रोपेगेंडिस्ट, उनको रेसिस्ट फासिस्ट बताते बताते जिंदगी निकल गई। और जब विक्टिम बन जाते कहते संघ ने क्या किया, संघ क्या कर रही थी, संघ कहाँ थी? तो ऐसे ऐसे लोग हैं तो उनको छोड़ दीजिए, वो तो मूर्ख है, मैं तो उनकी बात ही नहीं करता। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये हिंदुओं में डालता कौन है? वो इतना कंसिस्टेंटली इस चीज को रिपीट करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सब झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है, हुआ ही नहीं, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, हुआ ही नहीं, झूठ है। इसको इतना रिपीट करते रहते हैं, करते रहते कंसिस्टेंटली। एक पूरी, इस पूरे साउथ एशिया में एक जो पूरी मुस्लिम आबादी है वो 24 घंटे ये काम करती है। जब वो 24 घंटे ये काम करते हैं और पिछले इतने सालों से लगातार मुसलसल किए आ रहे हैं, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो हैबिट बन चुकी है। यही सेम प्रॉब्लम हमारी ब्यूरोक्रेसी में है। हम्म। हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी यही है कि भाई प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लोगे कि ये प्रॉब्लम है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, फिर उसको बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज सॉल्व कैसे होगी, ये ठीक कैसे होगी। आई नो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा है, रेडिकलाइजेशन है, ये सारी क्या है, ये रियलिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक्सेप्ट ही मत करो कि ये है ही नहीं जी, कोई गया ही नहीं जी आईसिस में। ठीक है। तो हमारे मंत्री जी लोग क्या है, हमारे मंत्री जी लोग वही है कि बाबू उनको एक पेज पकड़ा देगा, सर इस पे ये बोलना है, सर इस पे ये पढ़ के बोल दीजिएगा, इस सवाल के जवाब में ये पढ़ के बोल दीजिएगा, वो आके बोल देते हैं। तो जी। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सेटअप नहीं है, हम नैरेटिव वॉरफेयर में हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। ईरान जैसे 2 कौड़ी का देश जो पिछले 40-50 साल से सैंक्शंस झेल रहा है, जिसके खिलाफ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, उनका इन्फ्लुएंस ऑपरेशन आप मतलब आपको कई 100 किलोमीटर पीछे छोड़ गया वो 1 हफ्ते में। सो ये, लेकिन क्या है, अभी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम ये कमी है हमारी तो सॉल्व करनी पड़ेगी, करेगा कौन? अभी इतनी अच्छी नौकरी मिली है, दिल्ली में इतना बड़ा बंगला मिला है, एक माली है, 2 माली हैं, 3 ड्राइवर हैं, 4 गाड़ियां हैं, जूता पॉलिश करने के लिए अलग आदमी है, खाना बनाने के लिए 2 बावर्ची अलग मिले हुए, बढ़िया लाइफ मिली है, एंजॉय करें। अब ये एंजॉय करेंगे, वीकेंड्स पे फैमिली को लेके कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बिजनेस क्लास ट्रैवल करेंगे, कहीं विदेश में जाएंगे, वहां से सीख के आएंगे कि भाई एसी का टेम्परेचर 20 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो वहां से सीख के आ गए और यहाँ के मंत्री जी बता दें कि मंत्री जी क्या रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी आइडिया लाया हूँ सर, वहाँ यूरोप से मैं पढ़ के आया हूँ। ये देखिए सर, 20 के नीचे मत कीजिए सर, इतना क्लाइमेट तो पूरा ओजोन लेयर हील हो जाएगी सर, आपकी लेगेसी होगी ये। अब हर मंत्री को अपनी लेगेसी पीछे छोड़नी है। और ठीक है, वो ये नहीं बताते कि जिस देश है वहां का वेदर क्या है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, वहां क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे आकर के वो टेम्परेचर 20 पे कराने लग जाएंगे, ऊपर से मंत्री कहेंगे अरे आपको पता है कहीं कहीं तो 24 भी है मिनिमम। ठीक है। सो तो अब ऐसे ऐसे तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ये हमारी ट्रेजेडी है ना। हम ना प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सॉल्व करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुसलमान एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई रेडिकलाइजेशन है, उनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो सॉल्व तो नहीं होगी। वो क्या, जब हम ही नहीं कर रहे, हमारी सरकारें नहीं एक्सेप्ट कर रही वो प्रॉब्लम्स, तो उनको कुत्ते ने काटा है वो एक्सेप्ट करें? सही बात है। हाँ, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हम तो एक्सेप्ट करें। मैं तो आज ही की वीडियो में कह रहा था, मैंने कहा कि भाई हमको शत्रु बोध नहीं है, इनका शत्रु बोध तो बहुत आपको बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम होना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन हैव कि आपके पास शत्रु बोध हो, कि आपका शत्रु कौन है आपको समझ में आए। मैंने कहा हमको तो मित्र बोध नहीं है। हमको तो यही नहीं पता हमारा दोस्त कौन है। हाँ। हम तो अपने ही दोस्तों को उठा के जेलों में डालते रहते हैं। मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, हमको उठा करके हम हमारे पर 4 FIR कर देंगे। हम्म। ठीक है, तो हमको तो मित्र बोध नहीं है, शत्रु बोध तो दूर की बात है। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि इसराइल को फ्रेंड मानने को तैयार नहीं है। जिनको मित्र बोध नहीं है, जिनको दुनिया में इकलौता देश जो हर कंडीशन में जिसने इनकी हेल्प करी हो उसको मित्र मानने को तैयार नहीं है, तो दुश्मन तो खैर बहुत दिमाग वाले होते हैं, उनको पता होता है उनका दुश्मन कौन है। वो हर किसी को नहीं पता चलता। तभी लोग कहते हैं ना कि ज्यादातर लोगों के दुश्मन उनके साथ ही रहते हैं, उनको पता नहीं चलते, बिकॉज हर इंसान का इंटेलेक्चुअल डेप्थ इतनी नहीं होती कि उनको ये पता हो कि दुश्मन जो है वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन हमें तो दोस्त भी नहीं पता चलते। सही है। जी वैभव जी, मेरा अगला ये आपसे सवाल था कि आजकल जो वॉर बैटलफील्ड है उसमें भी नैरेटिव वॉर ही जीत रहा है बैटलफील्ड में। रियल वो नहीं जीत रहा है। अब जैसे ईरान ने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ईरान ने तो प्रूव ही कर दिया एज ए वो तो जीत गया, इसराइल को हरा दिया उसने, अमेरिका को हरा दिया। और जिस तरीके से अपने लीडर की, मैं तो उनको खमीनाए बुलाती हूँ, खमीनाए जी को
दिखा रहे हैं कि इसने तो वेस्ट से भी नहीं डरा, ट्रम्प को हरा दिया, इसराइल को पीछे कर दिया। तो ये क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी हुआ, पाकिस्तान ने ना बहुत खुशियां मनाई कि सोशल मीडिया वॉर तो हम जीत गए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही होगा अब आगे? नहीं देखिए, दुनिया में मैं तो आपका ना वीडियो क्या पॉज बोलूं हो मैं। गया है। आपका वीडियो पॉज हो गया है। मेरा वीडियो पॉज हो गया है। हाँ, आई थिंक आप दोबारा री एंटर कीजिए। अभी हाँ अब ठीक है, हाँ अब आ रहा है। देखिए, दुनिया में क्या है कि दुनिया में ना हमेशा से ये एक हम तो, मेरे से लोग तो बोलते बोलते थक गए, हमारी तो मतलब जुबान छिल गई बोलते बोलते, कि जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो वॉरफेयर है ही इंफॉर्मेशन का और सोशल मीडिया का, नैरेटिव का, प्रोपेगेंडे का। लेकिन वही है, बाबू लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं, बिकॉज उन्होंने आज से 30 साल पहले एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। तो उनको, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सूरज रोज सुबह उनके घर के ही पिछवाड़े से निकलता है और फिर शाम को उनके घर के पिछवाड़े में अस्त हो जाता है। वो उनको, बिकॉज दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स, वो किसी की बात मानते नहीं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ये बात उनको समझाने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। अ, अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत पुरानी कहावत, हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो सुनाते थे हमको बचपन से। तो जब आप किसी देश को मेंटली साइकोलॉजिकली आप डिफीट कर देंगे, आप उनके दिमाग में ये डाल देंगे कि नहीं भाई हम जीत गए, और अपनी आवाम को आपने कन्विंस कर लिया कि हम जीत गए, तो वो आवाम जीत गई है। वो, आप उसको कितना आपने नुकसान पहुंचाया है, आपने उनको कितना डैमेज किया है, उन्हें कितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं उनके। आप ईरान का देख लीजिए, ईरान की एयरफोर्स पूरी डेसिमेट कर दी, उनके सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह कर दिए। उनके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, जो ऊपर के टॉप के 15-20 जनरल्स थे, उन सबको मार दिया उन्होंने, आईआरजीसी के, उनके इंटेलिजेंस के लोगों को मार दिया। ईरान के अंदर जो है मोसाद ने ऑपरेशंस करके टारगेटेड अटैक्स करवा लिए। इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन ईरान की आवाम को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि भाई हम जीत गए। ठीक। तो आपके ये सब करने का फायदा क्या होगा? जो एक सेंस ऑफ डिफीट एनिमी नेशन में होना चाहिए था, वो तो है नहीं। नाउ द पीपल स्टैंड स्टेडीली बिहाइंड द रिजीम। लोग कहेंगे कि भाई हमारी रिजीम तो देखो खड़ी हो गई, टक्कर दे दिया, ठीक है, हमारी रिजीम तो ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था, आपने कह दिया हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक है, बट क्या जो आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव था वो आपने कंप्लीट कर पाए? वो नहीं कर पाए आप। ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल लग गया। हाँ। ठीक। वो फील्ड मार्शल लग गया, और उसने अपनी आवाम को और सारी मीडिया को, सोशल मीडिया को, सबको यूज करके मैनिपुलेट करके उसने अपने यहाँ एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया। हमको पता है हमने उनको कितना नुकसान पहुंचाया है, हमको पता है हमने उनको मिलिटरीली कितना डेंट पहुंचाया है, उनको कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हम सब कुछ बताया उनको। और उनको भी पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। बट क्या वहां की आवाम को पता है? वहां की आवाम को तो नहीं पता ना। तो आपके पास ना वो मैकेनिज्म है कि आप अपनी जनता को कन्विंस कर सकते हैं मेंटली साइकोलॉजिकली, ना आपके पास वो मैकेनिज्म आपने कभी बनाया। चलो ठीक है, आप अपनी जनता को नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। कम से कम आपको एज ए स्टेट आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स तो होने चाहिए थे कि कम से कम उनकी पॉपुलेशन को तो कन्विंस कर पाते, जो आपने अचीव किया है। उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका तो जो फेथ है, जो ट्रस्ट है वहां की आर्म फोर्सेस पे, उसको तो वीक कर पाते। वो तक आपने नहीं बनाया है। वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके पास उसके एक्सपर्ट्स ही नहीं है। द रियलिटी इज कि आपके पास उसके एक्सपर्ट नहीं है। आपको हर काम इस देश में बाबू से कराना है, हर कमीशन का हेड आपको उसको बनाना है। जो काम उसका नहीं है, जिस काम की उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो काम आपने उसको दिया हुआ है, तो क्या करता है वो? एएनआई के ऊपर आता है, एक आकर के स्टेटमेंट दे देता है, उसका वही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ठीक। सो वो आकर के किसी अपने 2-4 जगहों पे जाकर अपने जो उनके है उनको पॉडकास्ट दे देगा, उनको बोल देगा ऐसा कर दिया जी, वैसा कर दिया जी, हमने ये कर दिया जी। ठीक। हु इज वॉचिंग योर प्रोग्राम्स देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति है जो आपका वो प्रोग्राम देख रहा है? कोई नहीं। सो बेसिकली आपका जो, आपकी जो विक्ट्री थी, उस विक्ट्री का जो, के जो 10 बेनिफिट्स आपको मिलने थे, उसमें से आपने एक रख लिए। 9 आपने कहा कि भाड़ में जाए, मेरे से क्या लेन देन। हमको उनको मैसेज देना था, हमें उनको संदेशा देना था, वो हमने दे दिया, बस बात खत्म हो गई।
इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तान की, वहां की जनता को सड़कों पर निकल करके अपने फौजियों के वर्दियां फाड़नी चाहिए थी। आपसे बेहतर तो इमरान खान ने जो है काम कर दिया था अपने सोशल मीडिया को यूज करके, अपने प्रोपेगेंडे को यूज करके। उसने इतना बनाया हुआ था कि लोगों ने निकल करके जीएसक्यू पे भी हमला किया, लाहौर के कोर कमांडर का घर भी फूंक दिया, उसके घर का सामान भी लूट ले गए, और जनता और जो फौजी थे, फौजियों को उन्होंने अंडे और डंडे और पत्थर सारे मारे उन्होंने, लाहौर से लेकर के पेशावर तक। हम्म। सो इमेजिन कीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे हैव मोर सोशल मीडिया प्रेजेंस, दे हैव मोर सोशल मीडिया कैपेबिलिटी इनसाइड पाकिस्तान देन योर एंटायर नेशन, योर एंटायर नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस। 15 कमीशन, 15 इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं आपने। किसने काम किया उसके ऊपर? किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबू को तो सोशल मीडिया और ये सब नहीं आता है, लेकिन करना उसी ने है, और किसी को करने नहीं देना। कोई नया इंस्टीट्यूशन बनाना नहीं है। नया इंस्टीट्यूशन बना भी देंगे तो मैं कहता हूँ, आज बताइए कि इंफॉर्मेशन के सेक्टर में देर इज वन इंस्टीट्यूशन दैट इज रन बाई गवर्नमेंट, बाबू चलाते हैं वो, उसका नाम है प्रसार भारती। जो हाँ। दूरदर्शन, रेडियो, ये सब कुछ है जो इनका सारा तमाशा तामझाम। आप मुझे बताइए इंडिया के अंदर कौन दूरदर्शन देखता है, जरा मुझे बताइए। हम्म। मैं खुद जाता हूँ डीडी न्यूज के ऊपर कई बार प्रोग्राम्स में, डिबेट्स में। कौन देख रहा है इंडिया के अंदर डीडी न्यूज? भाई तो बाबुओं की परफॉर्मेंस एज फार एज इन्फॉर्मेशन, जब तक मोनोपोली थी तब तक ठीक है, जब तक डीडी की मोनोपोली थी तब तक पब्लिक के पास चॉइस ही नहीं थी। अब पब्लिक के पास चॉइस आई है तो कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। ना दूरदर्शन देखते हैं, ना डीडी न्यूज देखते हैं। और फिर आपने लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी अलग अलग थे, तो उन्होंने कहा, कोई बाबू आया होगा, उसने बोला सर एक कमाल का आइडिया लाया हूं सर, दो अलग के, अगर हम इसको एक संसद टीवी कर दें सर, तो सर हमारा कितना पैसा बच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ हाँ, बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है। तो संसद टीवी कर दिया। संसद टीवी कौन देख रहा है? लास्ट टाइम आपने कब देखा था, जरा मुझे बताएं। हाँ। उस पे भी क्या कर रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस और प्रोपेगेंडा के लिए क्या करते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट फॉरेन सर्विस का रिटायर हुआ, उसको रिटायर होता है तो उसको एक प्रोग्राम दे देते हैं संसद टीवी में, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। बेसिकली जो बाबू होता है, वन बाबू फीड्स ऑन अनदर बाबू, दैट बाबू फीड्स ऑन सम अदर बाबू। तो ये तो पूरी चेन बनी हुई है जी। कि भाई मैं रिटायर हुआ, मैंने आपकी नौकरी लगा दी, आप रिटायर हो गए, आप किसी और की नौकरी लगवा दोगे। तो ये कहते हैं ना कि जो रिटायर्ड है ना, उनको रोजगार देने में व्यस्त है ये। हाँ। जो रोज जो 40-40 साल, 35-35 साल नौकरी करके रिटायर हो गए, उनकी हाँ। रोजगार लगाने में व्यस्त है। तो ये इनको मतलब आज से 60-70 साल पहले एक टाइम था जब, मतलब तब के जर्मनी को पता था, उन्होंने वो जोसेफ गोबल्स जो था, ठीक है, उसको उसने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया था। उसको पता थी, हिटलर को पता थी कि इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का क्या इम्पैक्ट होता है, और उसने उसको एक पूरा इंचार्ज बनाया, और उसने एक पूरी डॉक्ट्रिन लिखी फ्यूचर वॉरफेयर में कि प्रोपेगेंडा की और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की क्या सिग्निफिकेंस होने वाली है। हमारे को और लोगों को आज तक नहीं समझ में आई, हमारे लोग बिलीव ही नहीं करते। मेरे तो कई भाजपा के प्रवक्ता दोस्त हैं, वो आते हैं, हम बोलते हैं, उनके बेचारों के भी हाथ में क्या ही है, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो जब सरकार, आपने पूरी सरकारी बाबुओं के हाथ में दे रखी है, ठीक है। बेसिकली जैसे वो अभिजीत, यू नो अभिजीत, तो मैं और अभिजीत एक बार बैठे हुए थे, अभिजीत के घर पे ही बैठे थे, तो वी वर जस्ट टॉकिंग। तो उसमें ये होगा कि दिस गवर्नमेंट इज बेसिकली, दिस गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ बीजेपी, ठीक है। तो सही कह रहे हैं। तो सो दैट इज द रियलिटी ना। सरकार तो चलाते ही बाबू लोग हैं ये तो। ठीक है, अब आप मातम कीजिए, अपना सिर पीटिए, हम तो पीट पीट के साथ, मेरे को 6-7 साल हो गए पीटते हुए, अब हमने होप ही छोड़ दी है। कुछ दिन में आप भी होप छोड़ देंगी, कुछ दिन में ये देश भी सारी होप छोड़ देगा। नहीं, अब जैसे मैं कल कहीं बैठी हुई थी तो वहां पे एक लेडी कहती है इसराइल बहुत खराब है। एज अ हम्म। हिंदू उसको ये भी नहीं दिख रहा है कि इसराइल खराब है कि नहीं खराब है कि क्या है। मतलब आप सोचो, वो अपने आप को इक्वेट ही नहीं करी। मैं तो इसराइल को अपने आप से इक्वेट करती हूँ, ज्यूज को अपने आप और से इसराइल, इक्वेट कर। आप मुझे बताइए ना पायल जी, अब यहाँ के देश में, इस देश के लोगों को, अब मैं क्या बोलूं, अब इस देश के ना बहुत, इवन जो राइट विंग भी है, सो कॉल्ड, पहली बात मैं नहीं मानता इंडिया में कोई राइट विंग है। इंडिया में कोई राइट विंग नहीं है। अ, जो भी है उसको आप राइट विंग कहती है। इनका क्या है कि भाई भारत इसराइल कब बनेगा, हाँ। सबका है कि हम इसराइल कब बनेंगे, हम इसराइल कब बनेंगे, सबको इसराइल बनना है।
चाहते हैं कि देश इसराइल बन जाए, लेकिन खुद जूस की तरह हाँ, नहीं बनने को तैयार है। ठीक सही है, कह सही जूस को पता है, दे नो हु देयर एनिमीज, दे नो हु देयर फ्रेंड इज, दे नो कि यार इस दुनिया में हम अकेले हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। दे नो कि हर लड़ाई हमको अपनी लड़नी है। दे नो कि एक यहूदी अगर मरता है तो कल को अगला नंबर मेरा आना है। हाँ, उन्होंने लाइफ में एक बार जेनोसाइड झेला, उसके बाद सारी जूइश कम्युनिटी दुनिया भर की इकट्ठा हुई और उन्होंने डिसाइड किया और एक स्लोगन दिया, नेवर अगेन। हमारे यहाँ ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन आज 21st सेंचुरी में नहीं है। क्यों कश्मीरी एक पंडितों में दो अभी नहीं, भी नहीं है? दर्जनों दर्जनों जेनोसाइड झेलने के बाद, एक दो हाँ, नहीं दर्जनों जेनोसाइड झेलने के बाद पिछले 1000 साल में इस देश के लोगों के अंदर आज तक वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं है। नेवर अगेन का बनना इन्होंने इजराइल है। तो सही कह रही। ये ये ट्रेजेडी है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था, एक जूइश औरत, बूढ़ी औरत, हाँ, जिसने कभी भी इजराइल नहीं जाना, उसने अमेरिका में ही मरना है, अमेरिका में ही दफन होना है, उस जूइश औरत ने सिलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप को अकेले $500 मिलियन डोनेट किए, just on one condition. I am giving you $500 million. Just there is one condition, that I want Gaza and West Bank to be cleared of the menace that they have. इस एक शर्त पे उसने दिया, उसका क्या लेना देना था? आपके पास ऐसा एक एनआरआई 21st सेंचुरी में नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग विराट कोहली के साथ फोटो खिंचाने का $1-1 लाख देने को तैयार होते हैं, एनआरआईज। हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ लंच के लिए, डिनर के लिए पैसा खर्चे, मिलियंस से फूकने को तैयार है। देश के लिए मांग के देख लीजिए आप। मतलब देश को मांगना पड़ जाए, इससे बड़ी देश के लिए शर्म की बात क्या है? सही कह रहे। क्या इसराइलियों ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम पैसा दे दो उसको? इतना खुद से दिया था उसने, और एक ही कंडीशन पे दिया था कि आप इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे एंड ये गाजा और वेस्ट बैंक का तमाशा खत्म करेंगे। आपके पास ऐसे लोग हैं? एक एनआरआई है ऐसा? सही कह रहे। प्रवासी भारतीय दिवस होता है, आपस में लड़ जाते हैं मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए। फोटो से पेट नहीं भरता हमारे यहाँ। तुर्की दुश्मन है, तुर्की दुश्मन है। आप मुझे बताइए, तुर्की में जितनी शादियां, ये वो कौन सी शादी होती है जिसको क्या कहते हैं, वो आउट स्टेशन जाके जो कर रहे हैं, डेस्टिनेशन हाँ, वेडिंग। हाँ, ठीक है, जितनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स तुर्की में होती हैं इंडियंस की, उतनी किसी और की होती है? टर्की जाके जितनी टर्किश आइसक्रीम का वो तमाशा, वो टोपी लगा के जो टोपी पहनाता है जनता को, सारे इंडियंस पागल है उसके पीछे। सो आई मीन, हमारे को यार, हमको इसराइल बनना है, हमको ना हमारे दोस्त पता, ना दुश्मन पता, ना हमारे कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग इस जमीन से। बातें करा लो आप हमसे, बातें ऐसी से अब कर देंगे कि मतलब आपको लगे कि यार कि दुनिया में हमसे बड़ा तो कोई देशभक्ति नहीं पैदा होगा। तो आई मीन, दिस सैड एक्चुअली। आई एम लाइक, लोग, मैं ये बातें बोलता हूँ, लोग कहते हैं ये वैभव जी आप उत्तेजित बहुत हो जाते हैं, आप गुस्सा बहुत कर लेते हैं। मैंने यार उत्तेजित नहीं हो जाते हैं। आई मीन इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू सी। ऑफ कोर्स यार इट इज। क्या, यार हम कौन से लोग हैं, हम किस तरह के लोग हैं, किस मिट्टी से बने हुए हैं कि इतने सालों बाद मतलब दुनिया की हर कम्युनिटी को समझ में आ गया है उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन अलाई है, कौन ओपोनेंट है। दुनिया के हर एक कम्युनिटी ने अपना अपना डिसाइड कर लिया है, वो एक साइड पे खड़े हो गए हैं। हम तो चलो मतलब अजीब भटके हुए लोग हैं, भटक रहे हैं। कभी किसी को गले लगा लेते हैं, कभी किसी को गले लगा लेते हैं, कभी कहीं जाकर के विश्व गुरु भी बनना है। आप तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए आपको विश्व गुरु बनना है कि आपको विश्व शक्ति बनना है। ठीक है, दो में से एक चीज पहले डिसाइड कीजिए। अगर विश्व गुरु बनना है तो आप विश्व शक्ति तो नहीं बन सकते, बिकॉज विश्व गुरु तो विश्व शक्ति नहीं है कि वो तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको सुपर पावर बनना है तो विश्व गुरु ड्रॉप करना पड़ेगा ना। तो क्या हम एज ए कंट्री तैयार है? सही। हमारी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ, एवरीबडी नोस है। ठीक है, हम्म, बट हमारे यहाँ तो एक ऐसी भी फौज है कि मतलब आप हर सही गलत, दूध दही सब सही, मतलब जो हो रहा है सब बढ़िया है, मतलब गलत कुछ है ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे इस बात पे ना, कभी भी मेरे जो बीजेपी के दोस्त हैं या जो हमारे संघ के मित्र हैं, वो कभी मेरे से ऑब्जेक्शन नहीं करते। ये जो सोशल मीडिया पे है ना, ये मुझे हाँ, वो तो क्रिटिसाइज करते हैं। वो अपने आप को अमित शाह और मोदी से कम नहीं समझते। अपने आप को सोचते हैं हाँ, वही वो। अच्छा उनको मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो कहते हैं कि भाई ठीक है, वो तो बुलाते भी हैं, हाँ, वो बुलाते भी हैं कि अगर कोई आपको है कोई चीज आप बताइए कि हम अगर कुछ चीज कैसे करनी है, कोई कहीं कोई कमी है, वो बुलाते हैं समय समय पे, ओपिनियन लेते हैं।
जहाँ पूछते हैं कि भाई आप उसमें ये दिक्कत है आप बताइए, और उसको रेक्टिफाई भी करते हैं। मैंने कितनी सारी चीजों को लेकर इनको क्रिटिसाइज किया है, उन लोगों ने बुलाया है, सुना है, फिर उन चीजों को उन्होंने करेक्ट भी किया जितना कर सकते थे। ये अलग लगे हुए हैं, तो हमको पहले ये डिसाइड करें कि हम एक हिंदू कम्युनिटी है, हम एक सनातनी हैं पहले, या हम पहले भाजपाई हैं, या हम पहले भारतीय हैं। हम तो इन्हीं डाउट से नहीं निकल पा रहे हैं ना। हमारा तो कुछ क्लियर ही नहीं है। इंडिया के मुसलमान से पूछेगा तो कहेगा नहीं, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, सबसे पहला वो मुसलमान, क्लियर है उसके दिमाग में। आपके यहाँ पे क्या है, कुछ है क्लियर किसी के दिमाग में? हम 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 ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, ये भी एक बहुत लेटेस्ट है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं तो ह्यूमैनिटी को डिफाइन कीजिए। ह्यूमैनिटी क्या है? हिजबुल्लाह ह्यूमैनिटी है, हमास ह्यूमैनिटी है, आइसिस ह्यूमैनिटी है, अफगान तालिबान ह्यूमैनिटी है, लश्कर तैयबा ह्यूमैनिटी है, जैश ए मोहम्मद, अल शबाब, PFI, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, ये जो जितने भी हैं, ये क्या है? ये सब ह्यूमैनिटी के एम्बेसडर्स हैं। ह्यूमैनिटी का बेसिकली क्या है कि ये जो ऑलरेडी मैंने कहा ना, जो ऑलरेडी इडियट्स हैं, जो मूर्ख हैं, जो हिंदू हैं, वो उनको मूर्ख बना, वो क्योंकि खुद इडियट है तो उनको लगता है कि हम बाकी सारे भी हमारी तरह इडियट हैं। भाई आपको गलतफहमी होगी, हमने पढ़ी ये चीजें, हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमने जियोपॉलिटिक्स पढ़ी है, हमें पता है दुनिया में अलग अलग देश, अलग अलग आइडियोलॉजीज। आप मुझे बताइए कि मुस्लिम ब्रदरहुड, इखवानुल मुस्लिमीन जिसको कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इजिप्ट में बनी, हसन अल बन्ना से लेकर के आज तक, अभी इसका जो सबसे बड़ा जो बाबा कौम मरा है अभी, मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में पहले मरा है, यूसुफ करदावी। यूसुफ करदावी अल जजीरा के ऊपर बैठ करके, जिस अल जजीरा को ये बोलते हैं कि बहुत न्यूट्रल है, बहुत न्यूट्रल रिपोर्टिंग करता है, बहुत सही जेन्युइन रिपोर्टिंग करता है, मुझे बताएं, अल जजीरा के ऊपर बैठ करके यूसुफ करदावी फतवे देता था कि सुसाइड बॉम्बिंग जायज है, जबकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से भी वो जायज नहीं है। बट वो मेरा मसला नहीं है वो जायज हो ना जायज। बट यूसुफ करदावी बैठ करके अल जजीरा पे फतवे देता था कि जो ISIS के जो लोग लड़ रहे हैं सीरिया में और इराक में, अगर ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं तो सुसाइड बॉम्बिंग जायज है। उनको रिलीजियस कवर और वैलिडेशन दे रहा था वो। मैं आप मुझे शर्त लगा लीजिए, आरफा खानम शेरवानी, मोहम्मद जुबैर, ये जितने भी आरदेश साइमा वाइमा जितने भी हैं, ये चिट्टे बट्टे जितना अतापी वतापी जितने भी पाल रखे शुमिर शुमिरों ने, इनमें से एक भी यूसुफ करदावी को कह दे कि यूसुफ करदावी आतंकवादी था, मर जाएंगे नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये सब के सब खुद उसी इख्वानी माइंडसेट के, उसी इख्वानी आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो खुद तो मायामी में जाकर के, हवाई में जाकर के वेकेशंस बनाते हैं। आपने देखो कि फोटोग्राफ्स इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली थी आरफा ने और इन लोगों ने, कि ये गई थी वहां शॉर्ट्स पहन करके हवाई में खड़ी थी, और यहाँ पे जो है हिजाब की लड़ाई लड़ती हैं, यहाँ पे हिजाब की लड़ाई लड़ती हैं, और खुद हवाई जा करके वहां पे शॉर्ट्स पहन के फोटो खिंचाती हैं, वेकेशन बनाती है, छुट्टियां तक तो यहाँ मनाती नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ बड़े सगीर में, साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान होने के लिए जाहिल होना बहुत जरूरी है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आप जाहिल नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। फिर ये दिक्कत आपको अरबों में नहीं मिलेगी। मेरे बहुत सारे अरब दोस्त थे जो सऊदी अरेबिया के, UAE के, जो वहाँ के थिंक टैंक्स में हैं या वहाँ पे गवर्नमेंट में हैं। आप कभी उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, आई मीन वो आपको बताएंगे, वो खुद त्रस्त है इनसे, वो खुद इनसे त्रस्त है। ऐसा नहीं है कि वो इनसे त्रस्त नहीं है, क्योंकि ये हरकतें वहां भी करते हैं। तो वहां जाते हैं तो वहां भी यही हरकतें करते हैं। तो उनसे आपने आपने जहक का आपने किया था वीडियो, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी जहक से बात करेंगी तो आप जहक से पूछिएगा, जहक आपको बता देगा कि सऊदी अरेबिया में ये उस क्या क्या बेचारे हरकतें को करते तो हैं। उस बेचारे जहक को तो इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं, कोई कहने की बात नहीं बेचारे को, क्योंकि उसने तो मुझे मैं कह तो इंटरव्यू रहा हूँ ना किया। कि यहाँ पे मुसलमान होने के लिए जाहिल होना प्री रिक्वेजिट है ना, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप समझदारी की बात कर देंगे, आप लॉजिक की बात कर देंगे, आप नियम कानून की बात कर देंगे, आप फैक्ट की बात कर देंगे, आप सच पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर गाली खाएंगे। सही बात कह रहे हैं। चलिए अब पूछती हैं, अब ये
सीज फायर और ट्रम्प का पूरा नाटक क्या था? लोग तो बोलते हैं कि लॉबी इतनी स्ट्रांग है ज्यूज की अमेरिका में कि वो जो चाहता है यूएसए उनके लिए करता है। फिर ये ट्रम्प ने क्या किया है? ये मेरे को तो ट्रम्प ना, मैं उसके लिए इतना बोलती थी वोट फॉर ट्रम्प, वोट फॉर ट्रम्प, तो मुझे लगता है क्यों बोला मैंने, व्हाई डिड आई वेस्ट माय एनर्जी ऑन हिम? ये क्या है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए होगा वही जो वहां पे जो जूश लॉबी चाहती है वही होगा, पहली बात। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप जो नेगोशिएशन वहां पे चल रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि यार बिना ग्राउंड इन्वेजन के अगर हम प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू, साइऑप्स के थ्रू, बाकी और तरीकों से, जो कहते हैं ना कि जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, अगर हम उसमें जाकर के ये काम कर लें, उससे तो हमारे पास समय ज्यादा लगेगा, अगर हम वो कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। हम्म। ठीक है। तो अगर जूइश लॉबी उस पर तैयार हो गई तो उस तरीके से होगा वो काम। देखिए रेजीम तो वहां पे वो नहीं रहने देंगे खमेनी की, बिकॉज जब तक खमेनी है तब तक इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो तो करेंगे ही करेंगे। और ये सीज फायर उसका यही था, बिकॉज उसका जो कोर वोटर बेस है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो ग्रुप है, टकर कार्लसन और ये सारे जो है, दे आर vehemently against any new war and sending American troops to any foreign land। ठीक है। तो वो उसको भी नाराज नहीं करना चाहता, तो दैट इज वाई ही इज इंसिस्टिंग कि यार देयर आर अदर वेज ऑफ रेजीम चेंज, देयर आर सो मेनी अदर वेज वी कैन डू दिस। हम सीआईए के थ्रू कर लेते हैं, हम इसको, जो वहां पे जो डिसग्रंटल्ड आवाम है, हम उनको आर्म करके उनको पैसे देकर के, आपको पता है वहां पे कुर्द भी हैं जिनकी जमीनों पे कब्जा करके ईरान बैठा है, वहां पे बहुत सारे अजरी हैं जिनको उन्होंने बहुत सारा परसिक्यूशन किया हुआ है, तो वो भी डिसग्रंटल्ड वहां बैठे हुए हैं। फिर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे जो सुन्नी सिस्तान प्रोविंस के जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भी डिसग्रंटल्ड हैं। तो उनका ये कि भाई उनको आर्म करके, तो एक जो पिंसर स्ट्रेटजी होती है कि भाई चारों तरफ से इनको चोक घेर। करो, ये रजीम कब कब तक जो है ये यहाँ पे सस्टेन करेगी। और उसके बाद जब ये वॉर शुरू हो गई तो ह्यूमन राइट्स और ये सारा सब कुछ करके हमें पहले ग्राउंड तैयार करें कि भाई ये ईरान, जाहिर सी बात है ईरान तो अपनी एक्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ेगा और तीन तीन फ्रंट पे लड़ेगा, तो उसकी कैजुअलिटीज भी बहुत होंगी, और जो ह्यूमन जो इनकी जो ग्रुप्स हैं इनकी भी कैजुअलिटीज होंगी, उसमें भी सिविलियन मरेंगे जो सुन्नी होंगे। तो हमारे पास एक ग्लोबल एक नैरेटिव हमको मिलेगा हाथ में बोलने के लिए कि भाई देखो ये जो उनकी सुन्नी माइनॉरिटीज हैं उनको मार रहे हैं, इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल केस तैयार करके ग्राउंड रेडी हो जाए। पहले दुनिया को साइकोलॉजिकल रेडी कर दो कि हाँ ये हमको अब इंटरवीन करना पड़ेगा नेटो को या इनको। ओके। और इसका 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 बेस बनाओ, एक तरफ से टर्की जो कि इनको सपोर्ट करे अजरियों को और इनको, और एक तरफ से पाकिस्तान को करो ताकि ये सुन्नी बलोचों को उधर सपोर्ट करे, उन तक हथियार पहुंचाए। फिर आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस इनको अफगानिस्तान से घुसाओ और उधर से करो, तो ये पूरा वो बनेगा, एक पूरा नैरेटिव बनेगा। और स्ट्रैटेजी है। इसमें लॉटरी, हाँ हाँ इसमें लॉटरी निकलेगी बहुत सारे लोगों की। तो वो लॉटरी निकलेगी ही कुछ, फिर नए नए आइलैंड खरीदे जाएंगे, नए नए वो क्रिप्टो करेंसी का वो कंपनी आई गई है, तो सारा ब्लैक का पैसा उसमें डाल के वाइट भी किया जाएगा वहां पे पाकिस्तान में। सो आई मीन दिस इज द एंटायर गेम प्लान, दैट इज द रोड डाउन विच डोनाल्ड ट्रंप इज आस्किंग देम टू गो। तो जो जूइश लॉबी है वो अगर उस पर रेडी हो जाएगी तो वैसे होगा, अगर नहीं वो अड़ जाते हैं कि नहीं ग्राउंड इन्वेजन ही होना है तो वो होगा। आई मीन दे ओन द ब्लडी स्टेट। ठीक है, या। वो पूरे स्टेट को ओन करते हैं, तो दे डोंट हैव, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो या। अब वो नहीं उनको ना कर पाएंगे। और अगर वो अड़ जाएंगे तो, लेकिन मुझे मुझे पता है जो अमेरिकन जो जूश लॉबी है वो बहुत सयानी है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, वो ऐसे ही नहीं पूरा देश चला रहे अमेरिका जैसा। तो दे विल एक्सेप्ट वट एवर इज बीइंग प्रपोज्ड बाय ट्रम्प। और अगली बार जो भी गवर्नमेंट आएगी या जो भी प्रेसिडेंट आएगा, इससे नहीं कराएंगे तो उससे करा लेंगे क्या करना है। आई मीन दे कैन ऑलवेज, बिल क्लिंटन के एक व्हाइट हाउस के ही एक बहुत क्लोज एसोसिएट हुआ करते थे, उन्होंने किताब भी लिखी जिनका अभी नाम देखिए अचानक से मैं भूल गया। उन्होंने बताया था कि द फर्स्ट टाइम बेंजामिन नेतन्याहू केम टू मीट बिल क्लिंटन, तो वो बिल क्लिंटन का आखिरी साल था, चौथा साल था प्रेसिडेंसी का। क्या कि द बिल क्लिंटन केम, और बिल क्लिंटन ने आने के बाद, उसने अपनी किताब में लिखा है क्या कि बिल क्लिंटन ने आने के बाद, सॉरी बेंजामिन नेतन्याहू ने आने के बाद बिल क्लिंटन को व्हाइट हाउस में उसने बताना शुरू कर दिया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ये करना चाहिए, फिर और आपको ये करना है।
तो कहे सब कुछ हो गया, एंड व्हेन बेंजामिन नेतन्याहू लेफ्ट तो कहे कि बिल क्लिंटन का चेहरा पूरा गुस्से से एकदम लाल था, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, हु द फक ही थिंक्स ही इज। ठीक हम्म। है। और क्या अगला लाइन उसने ये बोली, हु द हेल डज ही थिंक द हु द हेल ही थिंक्स वर्ल्ड पावर इज, द ग्लोबल सुपर पावर इज। तो उसने कहा कि अगर इतनी गुस्से के बाद आई वाज लाइक कि अब इसराइल का गेम ओवर है, हम्म। बिकॉज बिल क्लिंटन इतना नाराज थे और इतना मतलब इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए गुस्से में, क्या मैंने उतना नाराज उनको कभी नहीं देखा था लाइफ में। हम्म। और क्या उसी साल अपने उसी फाइनल ईयर में फिर नेतन्याहू कभी अमेरिका नहीं आया, 2 बार बिल क्लिंटन इसराइल गए, नेतन्याहू के साथ हाथ भी मिलाया, और नेतन्याहू ने जितनी चीजें कही थी हर एक चीज के ऊपर साइन भी किया उसने। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द पावर दैट दे हैव, एंड दिस इज द पावर दैट दे एक्सरसाइज, नॉट बिकॉज कि इसराइल में रहने वाले जूस को, लेकिन जो जूस वहां रहते हैं हाँ उनके। वो इसराइल को इसराइल भी नहीं कहते, दे कॉल इट द होली लैंड। वो उसको होली लैंड ही कह गए, एड्रेस ही करते हैं, वो इसराइल कह के एड्रेस ही नहीं करते। सो आई मीन एपैक है, AIPAC या अमेरिकन जूइश कमिटी है, या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, दे ब्लडी ओन ऑल दिस कांग्रेसमैन, ऑल दिस सेनेटर्स एंड ऑल। तो अब छोड़ दे उनके ओवल ऑफिस में, CIA में, CIA के ऑफिसर थे जॉन किरियाको, ही वाज टेलिंग कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई ओवल ऑफिस में तो गए एपैक के लोग आए, हाँ, जो जूइश लॉबी के, कहे कि हेलो मिस्टर जॉन, सो यू हैव जस्ट अराइव टुडे। कहते पहले ही दिन था मेरा और मेरे ऑफिस में 2 आए, तो कहते लोग आते जाते रहते थे मिलने के लिए, तो वो दोनों भी आए। तो मैंने हाँ। कहा कि यस आई हैव जॉइंड जस्ट टुडे। कहते हैं वेलकम टू द ओवल ऑफिस। तो कहते हैं यार मुझे बड़ा अजीब लगा कि साला मुझे ये वेलकम कर रहे हो ओवल ऑफिस में, आई एम द ब्लडी एम्प्लॉय, आई एम अमेरिकन, आई एम ब्लडी एम्प्लॉय ऑफ दिस गवर्नमेंट, CIA का ऑफिसर हूँ, and they are welcoming me when as if they own the whole office and you are welcome here. Hmm. So, and he said, कि, okay, so we are planning, we'll be giving you a 1 week vacation, fully sponsored trip to the Holy Land with business class travel with your entire family. And you'll be staying in one of the best hotels in Tel Aviv, this and that. You'll see the beautiful Mediterranean. And we'll give you a great ride, a tour of entire Holy Land. ये वो तो he said कि नहीं मुझे जाना होगा, मैं खुद जाऊंगा। एंड देन ही सेड कि हमारे ओवल ऑफिस के 80% एम्प्लॉइज जो है वो पैकेज ले चुके थे। ओ गॉड। तो सो बिके हुए सब, हाँ। क्या है कि दे रन द ब्लडी एंटायर सिस्टम थे। और कहते हैं कि नॉर्मली किसी भी स्टेशन पे, किसी भी फॉरेन मिशन के अगर डिप्लॉयमेंट होती है, मतलब एक तो होते हैं डिक्लेयर्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स होते हैं जो आपके यहाँ पे होते हैं, आप डिक्लेयर करते हो कि भाई ये हमारा RNW का स्टेशन चीफ होगा, ये यहाँ का ये काउंसलर होगा, ये ही इज बेसिकली इन दिस रोल बट ही इज परफॉर्मिंग एज अ डिप्लोमैट। ये वो अनडिक्लेयर्ड भी होते हैं, ऑलमोस्ट हर ही मिशन में अनडिक्लेयर्ड होते हैं, तो कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा 5-10 होते हैं। ठीक है। कहते हैं इफ यू गो टू इजरायली एम्बेसी, वहां पे अनडिक्लेयर्ड मोसाद वाले कम से कम 150-200 होते हैं, मतलब है कि इतना डिस्प्रोपोर्शनेट डिफरेंस होता है। बाकी एजेंसीज में 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कि वहां सीधा इतना गैप आता है, 150-200 का वो अनडिक्लेयर्ड रखते हैं। तो कहते हैं इट्स अ नाइटमेयर फॉर FBI ऑल्सो बिकॉज दे डोंट नो, और अगेन दे डू इट एज इफ दे ओन द थिंग, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चाहेंगे और उन्हें डिसाइड कर लिया है तो रेजिम चेंज होगा, उसका तरीका अलग हो सकता है, वो नाक सीधे पकड़ने के बजाय घुमा के पकड़ लेंगे, बस यही अंतर होगा। और ये जो ट्रम्प ने आके सोशल मीडिया पे इतना कुछ लिखा है इसराइल के बारे में, तो ये इसराइल के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है? देखिए, हु इज जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन इज अ जू, हम्म। या जिसको कहते हैं ही वॉज अ जू, उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, उसकी हाँ। बॉडी किसी ने नहीं देखी आज तक, बट हाँ। उसने सुसाइड कर लिया था। सो उसके पास, एंड व्हाट एलॉन मस्क ट्वीटेड जस्ट कपल ऑफ वीक्स अगो, हम्म। कि डोनाल्ड ट्रम्प इज ऑन द एप्स्टीन फाइल। या। तो ठीक है, वो ट्रम्प अपनी फेस सेविंग के लिए, तो अपनी अपने गुस्से के लिए और अपनी इमेज को मेंटेन रखने के लिए कि नहीं मैं कोई इजरायली टाउट नहीं हूँ, ठीक है, हाँ। ये भी एक तरीके का साई ऑफ होता है। तो
वो उन्होंने कर दिया होगा, बट मैं उससे उसको कुछ नहीं रीड करता हूँ। इसराइल के लिए क्या एम्बैरेसमेंट है, वो कंट्री अपनी एग्जिस्टेंशियल फाइट लड़ रही है जब से बनी है तब से। और जो देश अपने एग्जिस्टेंस की फाइट लड़ रहे हैं उनको कोई भी चीज, ये हम थोड़ा ना बट टची हो जाते हैं चीजों को लेकर के कि कि हमारे बारे में ऐसा बोल दिया हमारे, दे मीन बिजनेस, उनका काम होता है ना, क्या बोलते हो नहीं बोलते हो उनको फर्क नहीं पड़ता है। सो ये हमारे जैसे लोग हैं गरीब, इनको इनका इनका जेब में पैसे नहीं होते, ईगो जो है इनका 2.5 किलो का होता है, ये हाँ। प्रॉब्लम है। तो हाँ। आपको क्या लगता है इसमें, जैसे ये पाकिस्तान ने अपना एयर बेस इन ऑल अमेरिका को दिया है इसके ईरान के अगेंस्ट लड़ाई के लिए, जो बता बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, तो आपको लगता है इससे पाकिस्तान का रिलेशन खराब होगा काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जो प्रो मिडिल ईरान ईस्ट है? से क्यों खराब होगा, मिडिल ईस्ट से तो अच्छा नहीं नहीं, होगा। प्रो प्रो जो प्रो ईरान है कंट्रीज। नहीं नहीं, प्रो ईरान कौन है पाकिस्तान में? प्रो ईरान शिया है, जो कि लगभग 25 से 30% आबादी है पाकिस्तान की। बट वो क्या उतने पावरफुल है जितने पावरफुल सुन्नी है वहां पे? भाई अहले सुन्नत वल जमात, अगर पाकिस्तान के कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है ना अहले सुन्नत वल जमात। अब अहले सुन्नत वल जमात पूरे पाकिस्तान में नारे लगाती है लाउड स्पीकर ऊपर खड़े होकर के हजारों के इज्तिमा में कि काफिर काफिर शिया काफिर, और अलग अलग बसों के ऊपर और पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर लिखा होता है कि काफिर काफिर शिया काफिर। तो ऐसा लगता है शिया तो नहीं बंद कर पाते ना पाकिस्तान जिस दिन चाहते हैं। तहरीके लब्बैक वाले जो है वो जब चाहते हैं तब बंद कर देते हैं पूरा पाकिस्तान, शटर डाउन कर देते हैं लाहौर से लेकर कराची तक, कि वो हाँ। बरेलवी सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। तो और वो फायर पावर, देखिए ऐसा नहीं कि शियाओं के पास नहीं है, बट शियाज डिपेंड ऑन ईरान फॉर दैट फायर पावर। ये जो सुन्नी है वहां पे ना, दे डोंट डिपेंड ऑन ईरान फॉर दैट फायर पावर। वो उनको फायर पावर उनके पास वहां पे वैसे भी है, और जो स्टेट है वहां की रियासत जो है वो भी सुन्नी रियासत है। और जो अफगान तालिबान है या ये सारे हैं ये भी सुन्नियों, सारे सुन्नी है, देवबंदी है लेकिन सुन्नी है। सो आई मीन शियाज डोंट हैव मच फाइट अगेंस्ट द सुन्नीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लडशेड। अगर आपको याद होगा तो सन 2008 से लेकर के 2014 के बीच में एक दौर चला था जहां पे ऐसा कोई मुहर्रम नहीं होता था जहां पे बम ना फटता हो। हाँ सही बात है। ऐसा कोई ताजिया नहीं निकलता था जिसमें बम ना फटता हो। 100 100 200 300 लोग एक एक उसमें ना मरते हो, एक एक दिन में 4 4 5 5 फटते थे अलग अलग जगहों पे। जी। सो यही दौर चला हुआ है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 12 साल ही पुरानी बात है। तो आई मीन और डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू स्टैंड विद ईरान ऑफिशियली एक रियासत के तौर पे, बिकॉज देन इट विल बी सीन एज अ बिट्रेयल इन द वेस्ट एशिया। कि हम्म। अच्छा तो तुम अब ईरान के साथ खड़े हो गए तुम। तो एक तो वो पहले से भी नाराज है इनसे, और ये हो गया तो और नाराज होंगे। एंड दे डिपेंड अलॉट ऑन फॉर द सेक ऑफ रेमिटेंसेज, जितनी एम्प्लॉयमेंट है, रेमिटेंसेज है, इनके लोगों की इन्वेस्टमेंट है वहां पे, दुबई में और सऊदी अरेबिया में, जगह जगहों पे। सो आई मीन एंड द अरब्स हैव दैट लेवरेज टू स्क्वीज देम इन द वेस्ट आल्सो, बिकॉज जो उनके वेस्ट में जो एलाइज हैं वो भी uh, उनको नाराज नहीं करेंगे वेस्ट एशिया में जो अरब्स हैं उनको। तो दे डोंट हैव मच टू स्टैंड फॉर। ठीक है, आवाम, मैंने कहा ना कि हमारी जो साउथ एशिया की मुसलमान आवाम है उसका मुसलमान होने का प्री रिक्विजिट है जाहिल होना जरूरी है। आवाम जो है ईरान के साथ खड़ी है, रियासत जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ी है, इसराइल के साथ खड़ी है। ये जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के फोन हैक किए गए, पंगे जो अश्लील वीडियोस और ऑडियोज निकाली गई इमरान खान की और पब्लिकली लीक की गई वहां पे अलग अलग पॉलिटिशियंस की, वो जो सॉफ्टवेयर था वो पाकिस्तान को किसने दिया था, किसकी परमिशन से मिला था? मोसाद की परमिशन से मिला था। सो आई मीन दे हैव बीन डाइंग टू डू फ्रेंडशिप विद इजराइल, दे हैव बीन डाइंग टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विद इजराइल। वो अपने यहाँ से जो इन्फ्लुएंसर थे उनको, जो जो कि पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप आप रख सकते हो, तो उनके यहाँ जो डुअल सिटीजन हैं, उनके जो टाउट्स हैं आईएसआई के, उनको जो है वो जो मीडिया में एंकर्स हैं या इस टाइप के हैं स्कॉलर्स सो कॉल्ड, उनको बार बार सपोर्ट उठा उठा के इजराइल भेज रहे हैं पिछले 3 4 साल से। हामिद मीर ने तो पब्लिकली बोला कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ये बोला करके हमको सारे एंकर्स को बार बार कहते हैं कि आप इसराइल के खिलाफ मत बात किया करें, हम इसराइल के साथ रिश्ते जो है नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहते हैं। ओ ठीक गॉड। है। सो एंड दिस इज समथिंग दैट हामिद मीर सेड इट पब्लिकली, एंड यू जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड इट, गूगल पे आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा उसका वो स्टेटमेंट। सो आई मीन, सो पाकिस्तान हमें
देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ का जो मुसलमान है ना, वो कह रहा हूँ ना, वो दिमाग से जाहिल है। वो दौरे जहलिया से निकला नहीं है, वो दौरे जहलिया में गया है। तो उनको छोड़िए, जो इनका जो एलीट है, जो अशराफिया, जैसे मैंने कहा ना, आशफाक खानम शेरवानी खुद तो जाती है वहां पे हवाई में शॉर्ट्स पहन करके वेकेशन मनाती है, और ये सारे के सारे जो है, और जो पंचर लगाने वाले जो गरीब के बच्चे, उनको कहते हैं सड़क पे निकलो और नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हुए फट जाओ, मार दो, काट दो, और हुर्मत रसूल के ऊपर कुर्बान हो जाओ, और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, मनसब नबी फक्तुल के नारे लगवा करके इनके बच्चे मरवा देंगे। और हाँ। खुद जो है फिर उसके बाद उसी नाम पे चंदा बटोरेंगे, पैसा बटोरेंगे, व्यूज बटोरेंगे, और यूट्यूब रेवेन्यू लेकर के विदेश चले जाएंगे, वहां छुट्टियां मनाने, याशियां करने, फिर वहां जॉर्ज सोरोस से पैसा लेंगे, फिर लेकर के आएंगे। आई मीन दीज द काइंड ऑफ पैरासाइट्स दैट दीज मुस्लिम पीपल ऑफ द एंटायर साउथ एशिया हैव मेड देयर लीडर्स सॉर्ट ऑफ। ये मतलब ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमारे, यार जैसा तुम्हारा लीडर है वैसे ही तुम हो, तुम्हारा लीडर मुनाफिक है वैसे ही तुम मुनाफिक हो, तुम्हारा लीडर जिस तरह से खून चूस रहा है, तुम, वो तुम्हारा खून चूस रहा है, तुम इस मुल्क का खून चूस रहे हो। यही अंतर है ना, काम तो वही करते हो जो वो करते हैं। सही I कहा। mean, I'm not talking about 100% population, but the majority is like that only. थैंक यू सो मच वैभव जी। अब आपसे मैंने Thank एक you. और इंटरव्यू लेना है मेरे को। आप पाकिस्तान पे बहुत प्रो हैं, तो उसके ऊपर आप एक दिन आपसे बात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर। जब आप कहेंगे हम, थैंक नमस्कार।